दैट टू मीन्स के दो इनपुट दोगे ना एक्स वाई, आउटपुट तो एक ही आएगा। जैसे वही अभी बात मैं कह रहा था, फर्स्ट कर लें 3 1 पे मैं आपसे आउटपुट पूछूं तो क्या होगा इसका? 2 होगा ना, तो नंबर तो एक ही आया ना, यानी दो नंबर इन हुए 3 1, आउटपुट क्या है 2। तो ये फंक्शन जो है बस ये है R2 से R1 है, ठीक है जी, ओके। अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं, तीसरा फंक्शन f x y इक्वल x प्लस y कॉमा x माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक फंक्शन है जनाब। अब ये फंक्शन कहां से कहां तक है? R2 से R2 तक। इसलिए कि दो नंबर इन हो रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल चले 1 3 कर लेते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी से बताइए? -8 आएगा। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये x प्लस वाई और ये दिस, ये कहां से आया है? एनी कमेंट? मतलब है कि जो बनाने वाला था फंक्शन, ये उसकी मर्जी है, जो मर्जी बना दे। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि वो जो रूल्स है ना फंक्शन के, वो ओबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फंक्शन के दो ही रूल्स होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक उसमें डोमेन होता है, जो कि इसमें क्या है R2 है। एक रेंज होता है, वो भी R2 है। रेंज ना कहें अभी इसको, कोडोमेन के, उसमें थोड़ा सा फर्क है। और एक क्या होता है, द रूल विच गवर्न्स आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि मैं ये क्लियर कर दूं ना, फर्ज कर लें, मैं एक और फंक्शन लिखता हूं, जरा गौर से देखिएगा। नोटेशन भी जरा चेंज कर देता हूं, x1 x2 2x1 -3x2 सॉरी -4x2। इसका दूसरा मेंबर होगा 3x1 -6x2, और इसका तीसरा नंबर होगा x1 -2x2। ये भी तो एक फंक्शन है ना। इसमें क्या है, ये फंक्शन कहां से कहां तक है? R3 तक। ये कॉमे लगाए हुए हैं मैंने यार, मेरे ख्याल शायद सही नहीं नजर आ रहा है। ये कॉमा है, ये भी कॉमा है, ये फिनिश हो गया। तो बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि दो नंबर इन हो रहे हैं x1 x2, और तीन नंबर बाहर जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, ये जो नंबर आए हैं ना, ये और ये जरा आप गौर से देखिएगा कैसे आए हैं। नहीं, ये इस तरह से आए हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, 2 -4 3 -6 1 -2, इसको अगर मैं x1 और x2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? नहीं, उसको छोड़ दें, ये तो एक खास पॉइंट पर है ना। ये आएगा 2x1 -4x2, यानी ये पहला कंपोनेंट ये आ गया जो लिखा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? 3x1 -6x2, ये लिखा हुआ है। और तीसरा कंपोनेंट क्या आएगा? x1 -2x2। असल में यही ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी लीनियर अलजेब्रा में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो जनरल जो कंसेप्ट है ना फंक्शन का, उसका एक सब पार्ट है। सब पार्ट से मुराद ये है कि वो चीज तो कॉमन है कि साहब कितने इन होंगे, कितने आउट होंगे, लेकिन यहाँ पर ये इस किस्म की चीजें नहीं आती जो भी हमने पहले लिखी थी ना, एक्स स्क्वायर या एक्स टाइम्स वाई, वो सब नॉन लीनियर चीजें कहलाती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप हट गए तो इसका मतलब है अगर दो इनपुट हैं तो आउटपुट भले 10 हो, लेकिन वो सारे के सारे जो होंगे ना, उन दो का कॉम्बिनेशन होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। वही ना, किसी को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, किसी को आपने 6 से कर दिया। तो अब ये जो आउटपुट है ना, ये इस तरह से भी आ सकता है कि आप एक मैट्रिक्स इमेजिन करें, ठीक है, और एक वेक्टर जो कि डोमेन में से है,
x1 x2 डोमेन में से मल्टीप्लाई कर लें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो भी एक वेक्टर ही होगी बेसिकली। जैसे ये एक स्पेशल केस है ना, ये आपका ए था, आप एक ऐसे मतलब मैपिंग देख रहे हैं, मैपिंग भी कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जो 2 3 को कहां ले जाएगी, -8 -12 -4 पे। कैसे ले गई है? रूल ये था कि जो भी इन होगा वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा। अब इसी मैट्रिक्स को अगर आप इनपुट 2 1 ले लें तो आप गौर से देखें आउटपुट क्या आ गया, 0 0। अगर आप इसको कुछ और कर दोगे तो कुछ और आ जाएगा। फर्क ये है कि ये सब के सब जो आउटपुट आ रहे हैं ना वो इस मैट्रिक्स के जरिए से आ रहे हैं। तो इसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा वापस मैं इसे क्लीन कर दूं, ये सब बहुत कुछ लिख दिया मैंने। अब जरा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ax इज इक्वल टू बी को देखते हैं। ए जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इस ए के साथ जो है ना पूरा लीनियर अलजेब्रा जो है ना ए से शुरू होता है और ए पर ही खत्म हो जाता है। उसको हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ले ले पहले नहीं लिया था आपने 1.7, ठीक है ले लो। हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को डिफरेंट एंगल से लेते हैं। शुरू में तो हम ये कहते हैं कि साहब ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। राइट्स बी जो है वो डिफरेंट बी ले लें। फिर हमने कहीं आना शुरू कर दिया कि ये जो ए है इसके जो कॉलम्स हैं वो क्या हैं, वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो ए है ना ये चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ए क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म से क्या मतलब है, जैसे ये 2 3 एक वेक्टर है R2 में, इसने इसको ट्रांसफॉर्म करके 3 डायमेंशन में ले गया है। यानी अब बी को क्या है, अब बी का एक नया, पहले देखें, पहले तो बी क्या था, जस्ट ए राइट हैंड साइड। अब बी क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। किसका, एक्स का, नहीं एक्स का। ट्रांसफॉर्मेशन किसके जरिए से आई है, ए के जरिए से आई है। ठीक है, यहां पर एक और एक्स आ गया, यहाँ पे एक और बी आ गया, लेकिन ये वाला बी जो है ये इस एक्स का यानी 0 0 क्या है, 2 1 का क्या, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, राइट। सो दैट इज द न्यू वे टू लुक एट ax इज इक्वल टू b। और अगर मैथमेटिकली देखें, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैलकुलस कहता है भाई ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक फंक्शन है। फंक्शन में क्या खास बात है, कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है, लेकिन आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ लीनियरली रिलेटेड है। उसमें कोई वो नहीं आएगा स्क्वायर टर्म या क्यूब या रूट, सिंपल क्या आएगा, लीनियर आएगा। और वो जो लीनियर के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना डिफरेंट आउटपुट में, वो इन मैट्रिक्स से आएंगे। जैसे 2 - 4 क्या है, अगर x1 और x2 इनपुट हुआ तो जो आउटपुट का पहला कंपोनेंट है वो क्या होगा, 2x1 - 4x2। और उसका जो दूसरा आउटपुट है, अगर यहाँ पे मैं दो नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ, x1 और x2, तो कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो ओरिजिनली लिखा हुआ है 2 3, ये 2 3 इनपुट है, ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया, ये बन गया। यानी ये x का नया मीनिंग है और ये b की नई मीनिंग है ना। सिमिलरली अगर इनपुट 2 1 है तो आउटपुट क्या हुआ, 0 0 0। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये देखें वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो यही लिख रहा है नीचे। अच्छा सर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना सॉल्विंग ax इज इक्वल टू b ऑल, चलें यही कर लेते हैं। ऑल के बाद बता दो क्या लिखा जाएगा तो फिर मैं समझूंगा, सब समझ में आ गया। नहीं तो क्या लिखूं, मेरा ख्याल है ये लिखना है, सॉल्विंग ax इज इक्वल टू b अमाउंट्स टू फाइंडिंग ऑल। अच्छा असल में सर में उल्टा हो गया है,
देखिए अभी तक तो हम ये कह रहे थे ना, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि साहब एक इनपुट है जो दिया हुआ है, उसका आउटपुट ये आ गया -8, -12, -4। दूसरा इनपुट क्या है 2 1, उसका आउटपुट क्या है 0 0 0। अब हम असल में उल्टा कह रहे हैं। देखिए जब भी बात आती है ना ax = b, आमतौर पे इसके दो वर्जन होते हैं। एक वर्जन तो आसान वाला वर्जन होता है, वो तो सिर्फ ये है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहा होता है, वो कहता है भैया ये रहा x, बता दो b। जैसे यहाँ था ना x क्या था 2 3, b क्या आ गया -8 -12 -। लेकिन एक वर्जन वो है कि ये है मेरा b, बताओ x। तो वही हो गया ना, सिस्टम सॉल्व कर रहा है ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरा a यही है मेरा और b मेरा ये है 137। पुराने जमाने में तो इसका मतलब ये था कि हम सिर्फ एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ए रखेंगे बी रखेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन आएगा। आज वही काम कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड somebody whose transformation is b। ये ना सॉल्विंग एक्स बी अमाउंट्स टू फाइंडिंग ऑल एक्स, हो सकता है एक से ज्यादा एक्स हो, which are transformed into vector b through the multiplication by a। असल में ये वही है कैलकुलस में, अगर कोई आपसे कहता था ना कि ये रहा फंक्शन, मुझे इस नंबर की इमेज बता दो, वो आसान था। लेकिन अगर वो ये कहता था कि इमेज ये है, इसकी मुझे प्री इमेज बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ता था, उसमें वैल्यूज डालनी पड़ती थी। यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको ए दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये है ax = b, और अगर आपको x दे दें तो आप b आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो उल्टा गए कि साहब ये b है, क्या है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, ओरिजिनल वेक्टर बताओ x, तो फिर आप क्या करेंगे, ax = b को सॉल्व कर लेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, आपको पता है ना, जरूरी तो नहीं है ना ax = b हमेशा सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर उसको किस तरीके से आप आर्टिकुलेट करेंगे आंसर को। कहने वाले ने तो ये कहा था ना कि वो x बताओ जिसका ट्रांसफॉर्म वर्जन भी है, लेकिन अगर सिस्टम नहीं सॉल्व हुआ तो क्या कहोगे। सही है, सही है, हिम्मत करो। ये भी किसी x का ट्रांसफॉर्म वर्जन नहीं है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर आप इन करते हो ना, फिर तो कोई ताकत आउट नहीं रोक सकती ना, इसलिए कि इन जो है ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा सवाल करोगे कि यार ये आउटपुट इन बताओ, तो वो तो फिर सिस्टम पे डिपेंड करेगा ना, एक्स भी सॉल्व होता है या नहीं होता। असल में यही तो टेक्निकल फर्क है कोडोमेन और रेंज में। मैं अभी आता हूँ उस पे, किस पे, कोडोमेन और रेंज पे, ठीक है। इसको क्लियर कर दें सब। ओके जी, आगे चलते हैं। ये वही पिक्चर आ गई जो बड़ी मशहूर पिक्चर बनाते हैं, कैलकुलस वाला भी यही बनाता है। कैलकुलस वाला सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, और वो इसको ब्लैक बॉक्स के तौर पे ट्रीट करता है। कहता है कुछ फार्मूला लिखा हुआ होगा, जैसे वही था ना fx = x² - 7। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिख दिया क्या, मल्टीप्लाई बाई ए। एक्स आया, ए से मल्टीप्लाई हुआ, वो बन गया ax। अब आपकी मर्जी है, उसको आप b का नाम दें या c का नाम दें या कुछ भी दें। इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन कहेंगे, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन कहेंगे। इसको जरा उधर करो, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन हो गई, ठीक है, ओके। अच्छा अब इसमें खास बात आपने नोट की, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ए का ऑर्डर क्या है m/n, यानी ए में जो है वो m रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं n। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x का डायमेंशन क्या होना चाहिए, x है तो वेक्टर, लेकिन वेक्टर भी तो मैट्रिक्स की स्पेशल फॉर्म है ना, तो बताओ x का डायमेंशन क्या होगा, n/1 होगा ना, इसलिए कि ये दोनों सेम होने चाहिए ना, वरना तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा, और जब ये मल्टीप्लिकेशन होकर b बन जाएगा तो b का ऑर्डर क्या होगा यार, n/1 होगा, बिल्कुल सही है, m/1। यानी कहने का मतलब है x जो है वो वेक्टर है n एंट्रीज का,
और बी जो है वो वेक्टर क्या है, m एंट्रीज का। इसीलिए तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये Rn से कहाँ जा रही है, Rm की तरफ जा रही है। उसकी वजह यही है कि आपने जब a का डायमेंशन फिक्स कर दिया ना m/n, तो इसका मतलब है कि ये a जो है अब उस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी जिसमें n कंपोनेंट्स हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने कंपोनेंट्स आएंगे, m कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ओके ज्यादा आगे चलिए, ऑलराइट। अच्छा जी, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अभी जो हम काम देखें, ये जो इसने लिख दिया है ना मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने शायद पहले भी कई दफा कहा है कि डेविड सीले जरा बड़ा बेचैन है, यानी ये जहां तक जाएगा ना 2-4 स्लाइड के बाद वो पहले ही लिख देगा। तो ये जो स्लाइड है इस पे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रही, इसमें जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। क्या चल रही है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और वो किससे डिनोट की जा रही है, टी से। भाई क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो कैलकुलस में होता है यार। एक चीज क्या होती है, इन होती है, ये मशीन के अंदर इन हो गई, क्या इन हो गया भाई, वेक्टर एक्स हो गया। अब ये असल में ब्लैक बॉक्स है, कुछ नहीं बताया कि ये जो एक्स जो कि आर एन का पार्ट है ये किस तरीके से आर एम में चेंज हो रहा है। ये टी क्या है, रूल है। अच्छा ये रूल आप देख चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, ए से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर आप टी जो है, यानी अगर ये वाला केस हो रहा है ना, कौन सा वाला केस, के टी एक्स जो है, टी एक्स का तो मतलब ये है ना इमेज ऑफ एक्स अंडर टी, टी इज सम रूल सम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर टी एक्स बराबर ए एक्स हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना टी, ये अब वो बन गई है कौन सी, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बन गई है, मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्योर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। उसमें मैट्रिक्स भी आ जाएगी, उसमें नॉन लीनियर भी आ जाएगी, उसमें लीनियर भी आ जाएगी। 4 किस्म की चीजें होती हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, आगे जाकर क्या हो जाती है, मैट्रिक्स, फिर लीनियर, फिर नॉन लीनियर। लेकिन जो आखिरी 3 है वो पहले का क्या है, मुख्तलिफ वर्जन है। असल चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आसान है। ये जो सारे आर एन है जो इसमें इनपुट होंगे, एक्स आर एन से आएगा ना, ये कहलाता है डोमेन। ये वही जो आपने कैलकुलस में पढ़ा था। और ये जो बाहर निकलेगा वो कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। और ये जो टी एक्स है ना, एक्स इनपुट है और टी एक्स क्या है, आउटपुट है। तो टी एक्स क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ एक्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था ना कि अगर आप एक्स को करेंगे फिक्स तो बी हमेशा मिल जाएगा आउटपुट। लेकिन अगर आप बी पर कहेंगे साहब मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि उसका इनपुट हो। तो असल में जो आर एम है ना ये तो कोडोमेन है, लेकिन जो एक्चुअल इमेजेस हैं वो रेंज है। तो टेक्निकल फर्क समझ में आ गया ना किसका, कोडोमेन का और रेंज का। इसको मैं अब जनरल एक पिक्चर बनाता हूं जो हमेशा कैलकुलस वाले हजरात बनाते हैं, हम भी बना लेते हैं यार। वो कहते हैं टी जो है एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहां से जा रही है, कहां से जा रही है, आर एन से कहां तक जा रही है भाई, आर एम तक जा रही है। आर एन क्या हो गया, डोमेन, आर एम क्या हो गया, सही है, और आर एम कोडोमेन। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा मैप कर जाए आर एन पे, हो सकता है कुछ हिस्सा बच जाए। तो जो पूरे का पूरा मैप हो गया ना, ये तो इमेज का सेट हो गया ना, ये असल में क्या होता है, रेंज होता है। और जो रह गया, असल में ये वो वेक्टर हैं आरएम के जिनका करस्पॉन्डिंग एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है, ओके फाइन, क्लियर हो गया। ये बिल्कुल कैलकुलस, थोड़ा सा नया अंदाज। वहां पे हम फंक्शन कहते थे, बल्कि सर बाज लोग वहां पे शायद मैपिंग का वर्ड भी इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर जो रह गया वो कोडोमेन का आ जाएगा, मतलब इंक्लूसिव ऑफ जी, क्या दैट। फरमाया, सर जो रह हेलो। सर जो रह गया प्लस जो अंदर है वो कोडोमेन कहा जाएगा।
नहीं नहीं, दोबारा से बोलो, जो अंदर है क्या? सर आपने कहा जो अंदर वाले एरिया जो आपने डैश जिस पे लगाया हुआ है उसको हम रेंज बोलेंगे हाँ। ऑफ ऑल इमेजेस, हम्म। और जो बाहर है और प्लस अंदर है दोनों को कोडोमेन बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए कोडोमेन को तो ये होता है ना, कोडोमेन का मतलब ये होता है एक जनरल ओवरव्यू है। आप मुझे ये बताओ ना, अगर ए जो कि m बाई n है, उससे एक वेक्टर्स मल्टीप्लाई होगा n कंपोनेंट्स का, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो m कंपोनेंट्स वाला आएगा ना, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारे m कंपोनेंट्स वाले मेंबर का एक प्री इमेज मिल जाए, नहीं मिल सकता ना। समझ रहे हैं ना? देखें मसला पता है क्या है, जरा दोबारा से देखें, गौर से सुनिएगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर मैं एक x दूं तो आप मुझे बताएं क्या ये कभी मुमकिन है कि b ना मिले? जल्दी से जवाब देना, b हमेशा मिलेगा ना। जी सर मिलेगा। लेकिन अगर मैं b दे दूं और फिर आपसे x पूछूं तो आप मुझे बताइए x हमेशा मिलेगा? नहीं सर। वेरी गुड। अगर नहीं मिलेगा तो ये वो वाले b होंगे जो यहां मौजूद हैं, ये इसमें, समझ में आ गए? जी जी। और अगर वो मिल गया x तो वो वाले b होंगे ये अंदर वाले में, तो ये अंदर वाली चीज क्या होगी? रेंज हो गई, और ये पूरा मिलाकर क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन माइनस रेंज वो वेक्टर्स हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है। क्या कहा मैंने? कोडोमेन माइनस रेंज वो वेक्टर्स हैं जिसकी क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है। ठीक है सर। ओके, चलें आगे। ऑलराइट, ओके जी, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, चलें जी, ये एक मजीद एक एग्जाम्पल, आगे कुछ भी नहीं है खास बात इसमें। एग्जाम्पल, ओके जी, राइट, चले इसको देख लेते हैं। सिंपल है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नजर नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके जी, देखिए इसमें जो है ना, हमने जो अभी कंसेप्ट था ना हमारा, वो ये था, क्या था? टी वाला। टी क्या है? एक मैपिंग है। यहां पे हमने उस मैपिंग को क्या कर दिया है? स्पेसिफाई कर दिया। ये देखें, ये टी एक्स जो एक जनरल कंसेप्ट था, हमने कह दिया क्या वो टी एक्स इसके बराबर हो गया ए एक्स। ए जो है ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल मतलब हो गया कि अगर आपके पास x जो है वो 2 1 है। अच्छा, एक और बात बताएं जरा, ये जो a है इसका ऑर्डर है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शन है ना, तो आप समझ गए ना, ये 2 क्यों लिखा हुआ है और ये 3 क्यों लिखा हुआ है। जो असल में a का सेकंड कंपोनेंट होता है ना, b2, वो असल में इनपुट की डायमेंशन होती है, और जो पहला कंपोनेंट होता है वो आउटपुट की डायमेंशन होती है। थोड़ा उल्टा है लेकिन मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना 3/2, तो अगर आप कोई वेक्टर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 ही एंट्रीज हो सकती हैं, 3 नहीं हो सकती। इसलिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो जो इन होगा उसमें 2 एंट्रीज होंगी, जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो m बाई n का मतलब वही है, n इज द इनपुट डायमेंशन और m इज द आउटपुट डायमेंशन। वो यहां से भी क्लियर है। ये a था हमारा, ये हमारा x था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 5 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 1 2 1 जो एक वेक्टर था ना, कहाँ कहाँ R2 में, ये ट्रांसफॉर्म होकर यहां पहुंच गया है, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हैं? 2 5 1। ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप कैलकुलस में करते थे। कैलकुलस में आप इसको इस तरह से नहीं लिखते। कैलकुलस में आप पता है इसको किस तरह से लिखते हैं? अगर आप मेरी हेल्प करें, कैलकुलस में आप इसको किस तरह से लिखते? 2 नंबर इन होते, बाकी जो 3 नंबर आते वो क्या होते कैलकुलस में अगर आप लिखते? जल्दी बताओ। आप इस तरह से इमेजिन करो ना यार कि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है? x और y है। अब मुझे बताओ ना, पहला कंपोनेंट क्या आएगा? x। दूसरा क्या आएगा? 2x प्लस वाई
तीसरा क्या आएगा, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 2x + y और यहाँ पर क्या आएगा y। सही है। यानी देखें, खास बात पता है क्या इसमें, एक और जरा इंटरेस्टिंग सोचा करें, ये जो 2 नंबर इन होंगे ना, आउटपुट 3 होंगे, लेकिन मजे की बात है कि पहला नंबर जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है, और वो जो आखिरी आउटपुट है वो आखिरी इनपुट के बराबर है, और दरमियान में जो है वो कुछ और आ गया है, सम कॉम्बिनेशन। तो आपको इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट्स वी आर गेटिंग 3। फर्स्ट पे चला गया, सेकंड थर्ड पे चला गया, लेकिन जो मिडल वाला है वो एक नई इन्वेंशन है। वो हो सकता है कि वो कोई एनर्जी हो एसोसिएटेड विद दीज टू पार्टिकल्स, या वो आपका इंटरेस्ट हो। इकोनॉमिक्स वाले तो यही कहोगे ना, वो इंटरेस्ट है, आपके 2 पोर्टफोलियोज थे, एक एक्स था, एक क्या था, वाई था। तो मतलब इस किस्म की आप इसको इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो बहुत आसान है। 2 नंबर इन हुए एक्स वाई, 3 नंबर बाहर आ गए। कैसे आ गए भाई, वो जो 2 इनपुट था उसको इस 3/2 मैट्रिक्स से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया। ठीक है जी। तो ये पोर्टफोलियो मैट्रिक्स कह लो। चलो यार, थोड़ी उल्टी सीधी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा दूं। कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं है आप तीनों में से? तीनों कंप्यूटर के हैं? फिर तो जो मर्जी कह लो यार, पकड़ने वाला नहीं है। ओके जी, राइट। हो सकता है घर में कोई बैठा हो, उधर उधर है भाई कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट? अच्छा यार, है इतनी वैसे, देर में मैंने बोल सुना रहे था हो। है, मैंने सुना था है। अच्छा, मैंने जब सब बुराइयां कर दी फिर बोल रहा हूँ मैं हूँ। ओके जी, चलें ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो स्लाइड्स थी ना, बस इसमें सिर्फ जो कुछ भी हमने पढ़ा था ना उसको दोबारा से उन्होंने रीट्रेट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, सही है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए जनाब। ओके, अच्छा अब ये जरा जो है ना, ये सेकंड वाला, ये इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब इंटरेस्टिंग का भी पता चल जाएगा। ओके, हाँ जनाब। देखें, वो जो है ना मैथमेटिशियन, वो जरा थोड़ा सा मैथमेटिशियन, फिर भी मैथमेटिशियन है ना, कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, राइट। आएगा वहीं पर ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे, लेकिन पहले वही थोड़ा सा फैंसीपन करेगा कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन r³ से r2, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, a टाइम्स x। a क्या है, ये रहा। ठीक है। अब जाहिर है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, a का ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये जो 3 है ये असल में इनपुट होगा, और ये जो 2 है वो क्या होगा, आउटपुट होगा। ओके, अब एक और बात बता दीजिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, 3 वेक्टर्स हैं, और मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इनपुट क्या होगा, 2 डायमेंशन, और आउटपुट क्या होगा, 3 डायमेंशन। तो इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो बी और सी है, ये इनपुट होंगे या ये आउटपुट होंगे? अगर यहाँ लिखा हुआ है सही, और ये जो यू है ये इनपुट होगा, इसलिए कि वो मैट्रिक्स जो है 2/3 है, वो 3 एंट्रीज वाले वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो सकती है। अच्छा, अब एक और बात सुन लें। आपने कहा u इज ए इनपुट, तो क्या कोई ताकत आपको रोक सकती है आउटपुट से? नहीं, इसलिए कि सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है भाई, मैट्रिक्स को u से करना है, हमेशा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 आउटपुट हैं उसको मैं कहूंगा पोटेंशियल। एक क्या है, 2 - 10, दूसरा क्या है, 3 0। तो क्या वाकई ये हमेशा आउटपुट होंगे, कोई इनके करस्पॉन्डिंग इनपुट मिल जाएगा? देखो, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, ए यू तो हमेशा डिफाइन होगा, हमेशा पता चल जाएगा, इसलिए कि ए भी दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने कहना है कि क्या ऐसा बी है जो आउटपुट है, तो आपको ये पहले सॉल्व करना होगा ना। फिर उसने कहा कि क्या कोई ऐसा एक्स है जो सी के बराबर हो, तो इसका जवाब देने से पहले आपको क्या करना होगा, सिस्टम को
सॉल्व करना होगा, सही है ना। सोल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ गया तो यूनिक भी हो सकता है और एक से ज्यादा एक्स भी हो सकते हैं, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, कैन वी से कि जो यू है वो तो डोमेन का पार्ट है, बी और सी जो है वो को डोमेन का पार्ट है, यहां तक तो सही है। लेकिन क्या ये रेंज का पार्ट भी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। समझ गए। दोबारा से, यू क्या है, डोमेन का पार्ट, बी सी क्या है, को डोमेन का पार्ट है डेफिनेटली। इसलिए कि को डोमेन में ये नहीं देखा जाता कि वो तो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं, मटेरियलाइज हो या ना हो। लेकिन अगर ये मटेरियलाइज हो गए, यानी इनका एक्स मिल गया, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, को डोमेन में तो है ही, लेकिन फिर ये रेंज में भी हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो मैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सी को जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो सी बेचारा क्या है, को डोमेन का तो पार्ट है, रेंज नहीं है। लेकिन ए एक्स बी को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि बी जो है वो को डोमेन में भी है और रेंज में भी है, और उसकी जो प्री इमेजेस हैं वो एक से ज्यादा है। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन में एक से ज्यादा का मतलब दो नहीं होता, तीन नहीं होता, इन्फिनिटली मेनी होते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। तो चले पार्ट ए करें। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन एक्स इन आर क्यूब हुज इमेज अंडर टी इज बी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्व। क्या लिखूं जरा, जब मेरी हेल्प करो नीचे, सॉल्व के आगे क्या लिखूं। तो भाईजान ये इससे रिलेटेड है ना यार, ये लिख तो दिया है मैंने, बस यही लिखना है। क्या लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, सॉल्व ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर एक्स। बल्कि मेरा ख्याल है शायद ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा जरा फैंसीपन दिखा रहा है कि पहले आप जनरल केस की बात करें, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, और फिर उसने कहा है कि आई ई। अब टी एक्स क्या लिखेंगे आप, ए एक्स। अच्छा जी, अब ये कैसे सॉल्व होता है, एक्स इज इक्वल टू बी, ये वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। चलें आगे, लेट्स गो। कहाँ पहुंच गए इतना दूर। ओके, राइट। यहां तक तो हम लिख चुके थे ना, कहां तक लिख चुके थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऊपर का ए उठाया, एक्स चूंकि R3 का पार्ट है तो उसकी जगह क्या लिख दिया, x1 x2 x3, और वहां पे लिख दिया 2 माइनस 10। ठीक है, अब ये क्या चीज है भाईजान, ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, सही है, सिस्टम की। और ये राइट साइड पे कैसे आई ये चीज, बिल्कुल सही है। अब जरा आप ही बता दो कि इसका क्या मतलब है। सोल्यूशन आ गया ना, इसलिए कि कोलोन फॉर्म हो गई, राइट हैंड साइड इज नॉट ए पिवट कॉलम, इसका मतलब है सोल्यूशन आ गया। फिर वो सवाल एक आया या एक से ज्यादा है, इन्फिनिटली मेनी आया, इसलिए कि ये कॉलम पिवट कॉलम नहीं है, ये कॉलम भी क्या है, पिवट कॉलम नहीं है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है x2 और x3 क्या हो गए, फ्री हो गए। ठीक है जी, अब मैं इसको आपको अगले स्लाइड्स पे ले जाता हूँ। ठीक है जी, ओके। ऑलराइट, ओके जी। जी जनाब, ये वाली चीज कहाँ से आई है, कौन बताएगा। वो ये असल में वो जो पिछले पेज पे था ना, पहली रो ये थी ना, अगर आपने देखें, 1 था, फिर क्या था जल्दी बताओ, -2 था, और क्या था, 3 और 2 था। तो इसकी जो इक्वालिटी वर्जन थी ना, वो ये थी x1 -2 x2 प्लस 3 x3 इज इक्वल टू 2। तो आपने ये जो पोर्शन था ना, ये राइट पे ट्रांसफर कर दिया, तो x1 बराबर क्या आ गया, 2 माइनस 3 x3, सॉरी x1 जो है, हाँ 2 x2
-3x3 और ये 2 तो ऑलरेडी मौजूद था, और x2 और x3 क्या हो गए, फ्री हो गए। बस चलो एक काम करते हैं, सबसे आसान काम जो होता है वो 0 0 होता है ना, तो आपका वेक्टर x क्या बन जाएगा, 2 0 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने सवाल क्या किया था, क्या ऐसा x मौजूद है जो b पे चला जाए, यस है, लेकिन वहां पे एक दूसरा पार्ट भी था, इज देयर मोर देन 1x अंडर t हुज इमेज इज b, ये यूनिकनेस का बात था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फ्री वेरिएबल देयर इज मोर देन 1x फॉर विच tx इज इक्वल टू b। तो अब वो सारे सारे x कहां से आएंगे, वो यहां से आएंगे। इस तरह के बजाय ना अब आप उसको क्या करो, x की फॉर्म में लिखो, तो x की फॉर्म में जो है ना वो ये हो जाएगा 2x2 माइनस 3x3 कॉमा 2, ये तो पहला कंपोनेंट हो गया ना, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा 2, बस तीसरा कंपोनेंट क्या होगा x3, और ये जुमला लिख दें, कौन सा जुमला लिख दें, ये वाला, x2 x3 आर फ्री, ठीक है। तो चलें ऐसा करते हैं, एक और वेक्टर बता दो यार, ये तो बहुत आसान हो गया था ना, 2 0 0। फर्ज कर लें दोनों को हम 1 करते हैं, x2 और x3 को 1 1, अब क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को अगर मैं 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास b आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो उसको करके देख लें, इसलिए कि 1 1 से मल्टीप्लाई करने का तो मतलब ये होता है ना, सीधा साधा क्या, ऐड कर लो। तो अगर आप ऐड करोगे 1 - 2 3 2 आ जाएगा, और नीचे जो है जाए नहीं क्या आ जाएगा यार, ये देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स ये थी ना, मैं जरा लिख लूं, थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं ना। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ये थी 1 -5 -2 10 और क्या था भाई 3 एंड -15, और हमारा जो b था वो ये था, क्या था 2 एंड -10। तो जब हमने ये वाला वेक्टर ट्राई किया था ना 2 0 0, तो वो तो आसानी से आ गया था, बस पहले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम ये वाला ट्राई कर रहे हैं, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि तीनों को ऐड कर लो ना, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4 -2, ये 2 आ गया, बिल्कुल सही है, और यहाँ से -20 और वहां से +10 -10, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है, मोर देन 1x, ठीक, ये हमारा बी पार्ट हो गया। अच्छा अब जरा सी की तरफ आते हैं, सी की तरफ आते हैं। अब सी अगर आपको याद हो, सी जो था ना वो ये वाला था, ये हमारा सी था, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। Is there an x? This is another way of asking if x is ax is equal to c is, क्या लिखूं यहाँ पे, transformation of consistent वो तो सही है ट्रांसफॉर्म, लेकिन यहाँ तो हम ax is equal to c को सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब a दे रख दिया, c रख दिया, अब a पूछ रहे हैं अगर a कंसिस्टेंट हो गया तो यस एक x मिल जाएगा जिसकी इमेज क्या है, c है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इसको किया, इकोलोन फॉर्म में लेकर आए, ये कैसे आया, वैसे ही आया ना, 5 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा पहले यहाँ पे 15 आएगा, अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना तो पहले 15 आएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, एक और ऑपरेशन करेंगे तो 15 साहब क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो ये लास्ट कॉलम क्या हो गया है, पिवट कॉलम हो गया ना लास्ट कॉलम, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, सी इज नॉट इन द रेंज। कोडोमेन का तो पार्ट है, यानी कहने का मतलब यह है कि हर 2 डायमेंशनल वेक्टर किसका पार्ट है, कोडोमेन का, लेकिन बाज कोडोमेन के मेंबर रेंज में है, बाज नहीं है। यहीं पे आप एग्जांपल देख लेना, 2 - 10 कोडोमेन में था ना, लेकिन वो रेंज का पार्ट है, लेकिन ये जो जेंटलमैन है 3 0 ये क्या है, नहीं है। ओके जी, तो ये हो गया, सी इज नॉट इन रेंज ऑफ टी। ओके अब आपके पास, हाँ जी बोलो। सर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सी इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नहीं नहीं देखें, आप
हम ये कह सकते हैं कि सी जो है ना, सी, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना उसमें तीन चीजें होती, बल्कि चार चीजें मैं कहूंगा। अब नंबर वन, कौन सी मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है। नंबर टू, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये जो सी है ना, ये कोडोमेन का तो पार्ट है, लेकिन ये रेंज का पार्ट इसलिए नहीं है कि रेंज में होने के लिए एक इनपुट जरूरी है जिसका आउटपुट सी हो। तो यहाँ पे तो हमने देखा ना कि अगर इनपुट एक्स है तो ए एक्स इज इक्वल टू सी तो सॉल्व ही नहीं हो रही। इसका मतलब है कोई एक्स नहीं है जो कि मल्टीप्लाई करें ऐसे तो सी आ जाए। तो सी जो है वो कोडोमेन का पार्ट तो है, लेकिन किसका पार्ट नहीं है, रेंज। इसीलिए तो मैंने लिखा है सी इज नॉट इन द रेंज ऑफ टी। ये देखें वही मसला है। पुराने जमाने में जब आपका एक फंक्शन होता था ना, अगर आप इनपुट दें तो आउटपुट हमेशा आता था। लेकिन अगर आप ये सवाल करते थे कि भाई ये फंक्शन है, ये मेरा आउटपुट है, या ये मेरी इमेज है, क्या इसकी प्री इमेज है या नहीं, तो वो सॉल्व करते थे। कभी होती थी कभी नहीं होती थी। तो वही हाल यहाँ पर है। ठीक है, बी का जो है ना प्री इमेज मिल गया था, आपको याद होगा, बल्कि एक नहीं बहुत सारे मिल गए थे। लेकिन सी का कोई प्री इमेज नहीं है। सी ए एक्स इजिकल टू सी इनकंसिस्टेंट है। ए एक्स इजिकल टू बी क्या था, ना सिर्फ कंसिस्टेंट था बल्कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ रहा। ओके आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे अब इंटरेस्टिंग चीज है कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए। ओके हाँ भाई, matrix transformation have many application including computer graphics। देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है कंप्यूटर साइंस की एक बड़ी, कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और इसमें होता यही है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनिशियल स्पेस में होते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से उसको कहीं और ले जाते हैं। जो मूवीज बनती है, एनिमेशन मूवीज, फार्मूला वन रेस कार, उसमें होता है ना कि वो कार जा रही है, वो बड़ी नजर आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद स्मॉल साइज हो गया और वर्चुअली गायब हो जाती है। तो वो असल में क्या हो रहा होता है, वो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते रहते हैं और वो जो है ना उसको, उसकी शक्ल जो है वो रिड्यूस होती जाती है, इवेंचुअली क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये भी वही है। फर्ज कर लें आपके पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, क्या है, एरोप्लेन। अब ये जो एरोप्लेन है, इसको अगर आप ड्रॉ करें तो आप कहेंगे यार ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये बता रहे हैं कि कहाँ से कोई ट्रायंगल शुरू हो रही है या कहाँ से कोई और शेप बन रही है, राइट। ये आपने इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना जहाज के, एरोप्लेन के, वो यहाँ पे आपने कर दिए। अब आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली, ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स से, जरा देखिए क्या है, कि a इज इक्वल टू 0.5 0 0.5। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब है इसमें इनपुट भी 2 एंट्रीज वाला वेक्टर होगा और आउटपुट भी 2 वाला होगा। लेकिन जरा देखिए उसके साथ हशर क्या होगा। अगर आपका इनपुट 8 6 है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 बन जाएगा, 6 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 80 60 ले लेते तो क्या बन जाता, 40 30। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आधे हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। इसका मतलब वही हुआ ना कि अगर ये वाले जो 10-12 पॉइंट्स हैं, ये इस एरोप्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना होगा। चलें, ये आ गया पूरा। अब आप इसको जरा इस तरह से इमेजिन करें, दोबारा सुनिएगा गौर से। आप यहां से कहानी शुरू होगी, आपकी कहानी यहां से शुरू होगी। ये ए पार्ट है स्टोरी का। ये जो पॉइंट्स थे ना, ये आपने यहाँ इमेजिन किए, ये यहाँ पहुंच गया। ये बी पार्ट है स्टोरी का। आपने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो जैसे नजर आ रहा है ना 8 6 कौन सा पॉइंट था, ये वाला। ये किस में चला गया, 4 3 में, यानी वो बेसिकली ये वाला हो गया। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट्स आ गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका सी बन गया। ए क्या था, ओरिजिनल प्लेन था। बी क्या था, उसके सिलेक्टेड पॉइंट्स थे। सी क्या था, सिलेक्टेड पॉइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। और वापिस अब आपने सी से क्या किया, प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब आप देख लेना, प्लेन आधा हो गया ना।
तो इसलिए तो इसको कहा जाता है। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल होती है और जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो बिटवीन 0 एंड 1 होते हैं, जब भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। अगर मैं ए को इस तरह से डिफाइन कर लेता 1.5 1.5, इसका क्या मतलब था, उल्टा हो जाता ना, ये कॉन्ट्रैक्शन ही होती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, राइट, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना कि कभी आपका प्लेन जो है आपसे अवे जा रहा होता है, कभी आप पर अप्रोच कर रहा होता है, तो दूर में आपको छोटा नजर आता है, फिर और बड़ा नजर आता है, फिर और बड़ा नजर आता है। तो ये सारे कमाल किसके हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स किसके कमाल हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट के, ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट के। अच्छा, और ए को अगर आप मुख्तलिफ शक्लें दोगे ना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी, कभी वो जनाब अली रिफ्लेक्शन बन जाएगी, कभी वो ट्रांसलेशन बन जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो है ना इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या करें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाज का बिजनेस हो गया जनाब। ओके, अभी तक याद रहे, अभी तक हमने जो है ना, मैंने कहा था ना कि 4 चीजें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद क्या कहा था, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर में नॉन लीनियर। तो जो जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो तो वही रूल है, कौन सा रूल है, ईच यूनिक विच इज इनपुट यू हैव ए यूनिक आउटपुट। तो बस वो क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। कैलकुलस वाले उसको फंक्शन कहते हैं, उनका डिफरेंट नोटेशन होता है, और लीनियर अलजेब्रा वालों का डिफरेंट नोटेशन होता है, ठीक है। अब हम जो है ना इस ट्रांसफॉर्मेशन को, एक और चीज जो हम अभी भी डिस्कस करते आए हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, अब इनको आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। बस रिलेट यही है यार, अगर टी एक्स बराबर ए एक्स के हो जाए ना फॉर ए गिवन, तो बस वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। वैसे तो समझ में आ गया, इंट्यूटिव आइडिया दिया है। क्या है इंट्यूटिव आइडिया, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी, जो इन हो रहा है, जो आउट हो रहा है, आउट और इन में क्या रिलेशन होगा कि वो लीनियर हो जाए। अच्छा, पहले तो ये बताएं, आउट और इन और आउट में क्या रिलेशन होगा कि वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। फिर ये बताओ क्या रिलेशन होगा जब वो लीनियर हो जाए। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, अभी अभी ये पिछले 40 मिनट में यही पढ़ा है। अगर मैं कहूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो क्या क्या फिर उसमें क्या नई चीज आ जाएगी, या नई नहीं आएगी, चीज तो पुरानी है लेकिन कोई चीज मजीद डिफाइन हो जाएगी, अपेरेंट हो जाएगी। हाँ, ये बोलो ना, टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। तो ये फिर वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी, इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ गई है, एक मैट्रिक्स। और लीनियर कब होगी, जब वो जो इनपुट आ रहे हैं ना वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, तो जब आउटपुट जा रहे हैं ना, कहीं स्क्वायर नजर ना आए हमें एक्स और वाई का, कहीं हमें रूट नजर ना आए, कहीं हमें प्रोडक्ट नजर ना आए, तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि दुनिया की हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ऑल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यानी ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में मौजूद नहीं जो लीनियर हो और मैट्रिक्स ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स बन गई तो लीनियर भी बन गई, अगर लीनियर है तो मैट्रिक्स है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉन लीनियर होगी ना ट्रांसफॉर्मेशन, पहली तो बात है कि नॉन लीनियर का मतलब समझ गए ना, एक्स वाई इन हो रहे हैं और आउटपुट में स्क्वायर क्यूब नजर आ रहा है, तो वो कभी भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे पेश नहीं की जा सकती, ठीक है। ओके जी, सो जरा चलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से, और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ी सी मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना होगा, वो आप अभी समझ जाएंगे, वो रिवाइज में बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो हेयर वी गो, आगे चलते हैं जनाब। ओके जी, तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि अल्टीमेटली वही बनेगी, क्या बनेगी, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो लिहाजा कुछ मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू करते हैं। ओके जी, ओके, ये टी एक्स क्या है भाई, हमारा जनरल कंसेप्ट है, और ये हमारा क्या है,
स्पेशलाइजेशन है कि टी एक्स के बराबर हो गया ए एक्स के। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा टी जो ए से डिस्क्राइब किया जाए उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होंगी भाई? अच्छा, इसके लिए मैं जरा पिक्चर बनाऊंगा आपके लिए, पिक्चर बहुत जरूरी है यहाँ पे। लेट्स हैव इट। बहुत असल कंसेप्ट पिक्चर का, ये पिक्चर समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, राइट। ये लेफ्ट वाला जो भी है उल्टी सीधा गोला, ये क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन है। और ये राइट वाला क्या है? कोडोमेन है। ठीक है जी। अब टी एक्स को बराबर हमने क्या कर दिया है? ए एक्स के बराबर कर दिया ना। तो इसका मतलब है ए का कोई ऑर्डर तो होगा ना। तो क्या लेते हैं ऑर्डर हम ए का? एम बाई एन यार। हमेशा हम क्या करते हैं? एम बाई एन। अगर कुछ ना पता हो, अगर पता हो तो ठीक है, 3/4 है यार, लेकिन यहां पर क्या लिखोगे? एम बाई एन। तो ये जो इनपुट होगा, जो डोमेन होगा, ये आर एन होगा, आर एम होगा? बार बार बताता हूँ, आर एन होगा। समझाया यार कई दफा। ये जब एन बाई एन है ना, तो इसके साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा वो एन बाई समथिंग होगा ना। इसका मतलब है सेकंड डायमेंशन जो है ना मैट्रिक्स की, वो इनपुट डायमेंशन है, और पहली डायमेंशन जो है वो आउटपुट डायमेंशन है। यानी ये क्या होगा? आर एम। ठीक है। लेकिन ये आर एम, डोंट बी कंफ्यूज, इट इज नॉट रेंज, इट इज कोडोमेन। चलिए अब जरा साथ साथ चलिएगा। एक है आपके पास u, दूसरा है v। ठीक है, ओके। एक होगा u प्लस v, ठीक है। एक होगा सी यू। क्या कर रहा हूं यार? थोड़ा सा बचपना याद आ गया। एक वेक्टर u ले लिया, किसमें है? आर एन में। एक क्या ले लिया? v। दिल चाहा उसको ऐड करने को, वो क्या बन गया? u प्लस v। कैसे ऐड होगा? कंपोनेंट वाइज। u था, एक c उठा लिया कहीं से, c स्केलर है, तो सी यू का मतलब क्या है? u के सारे कंपोनेंट c टाइम्स हो गए। ये तो पुरानी कहानी थी। अब नई कहानी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन भी तो कुछ करनी है ना भाई। तो ये जेंटलमैन कहाँ जाएगा? टी ऑफ यू होगा ना। क्या होगा? लेकिन आज की तारीख में टी ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स। ये किसके बराबर हो गया? ए यू। अब मैं टी नहीं लिखूंगा, सिर्फ ए की फॉर्म में लिखूंगा। वी कहाँ जाएगा? और ये साहब कहाँ जाएंगे? यू प्लस वी। ठीक है। और ये साहब कहाँ जाएंगे? ए टाइम्स सी यू। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। हमने यहाँ पे u एंड v था ना, तो हमारा दिल चाहा था, क्या चाहा था? जमा करने को, प्लस कर लिया था। यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं यार। क्या, किसको प्लस करें? ए यू प्लस ए वी को। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं आया है, ये ट्रांसफॉर्म्ड के सम से आया है। फिर हमारे पास एक सी था ना, सॉरी एक यू था, एक सी था। तो हमने क्या किया था? यहाँ पे तो सी यू किया था ना। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं ना, ये जो ए है इसको हम सी को सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये दो चीजें हैं और ये भी दो चीजें हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है आप में? ए यू प्लस ए वी और ए यू प्लस वी में सेम है ना? सिमिलरली क्या इसमें फर्क नजर आ रहा है? सी ए यू और ए सी यू में? देखिए मैट्रिक्स, उसको भूलिए ट्रांसफॉर्मेशन, अब तो प्योर मैट्रिक्स है ना। अगर दो दो वेक्टर हैं ए यू और वी, सम करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई के बाद सम कर लो, चीजें तो सेम आएंगी ना। वो असल में यहाँ पर है, ये यही लिख रहा है, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस वी। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए यू प्लस ए वी। और फिर ए यू जो है वो टी यू में चेंज हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है रॉन्ग लिख दिया। ए ए क्या लिखना था? ए वी। और ए वी किस में चेंज हो जाएगा? टीवी में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ? असल ये चीज है
कहने का मतलब ये है हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको सेटिस्फाई करेगी, किसको, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी। इसका मतलब समझ लें अच्छी तरह से, टी यू प्लस वी टी यू टी वी का मतलब ये है कि आप सम के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, दो इनपुट का सम है फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां पर क्या है, फिर इनपुट का, मतलब पहले आप क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो और फिर उसको क्या कर रहे हो, मतलब आउटपुट लेने के बाद सम कर रहे हो, सॉरी। यहां पर क्या हो रहा है, पहले आप u को c ट्रांसफॉर्म करके अगर रिजल्ट सेम आए तो ऐसा t कहलाता है लीनियर। लेकिन ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऑल uv, क्या लिखा हुआ है, ऑल c। ये नहीं कि दो चार पकड़ लिया और शो कर दिया, नहीं। अगर ऑल u के लिए ये जो दो मैंने बनाए हैं ना, मैंने बनाया था एक ये वाला गोला और एक वो वाला, ये किसके लिए वैलिड है, ऑल uv के लिए, ऑल c के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी। और अगर एक भी ऐसा uv आ गया जिसमें ये वाला रूल फेल हो गया, ये वाला, भले मिलियन एंड बिलियन पेयर्स ऐसे हैं जिसमें ये सेटिस्फाई, लेकिन एक पेयर में ये गड़बड़ होगी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी, वही नॉन लीनियर होगी, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि ये जो टी यू प्लस वी इज इक्वल टू है ना, इसके दरमियान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट असम्पशन, कि टी एक्स बराबर किसके है, ए एक्स के। तो भाई यही कहानी है कि ये जनरल डेफिनेशन है, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू टी वी, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो जाएगी। लेकिन लीनियर सिर्फ और सिर्फ जब ही होगी जब वो मैट्रिक्स होगी, उसके अलावा और कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि वो लीनियर होने का भी दावा करे और वो मैट्रिक्स भी हो, नहीं। अगर मैट्रिक्स है तो, नहीं सॉरी, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जो लीनियर का दावा करे और कहे मैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हूं, वो रॉन्ग है। दोनों से कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है। ओके, तो ये जो पिक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इधर 4 वेक्टर लिए हैं, उधर 6 लिए हैं। क्यों लिए 6? इसलिए कि 4 तो वही था ना ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी 2 जो है ना वो उन ट्रांसफॉर्म्ड का एडिशन था। जैसे ये वाला है ना, ये किसका है ट्रांसफॉर्मेशन, ए यू और वी का सम है ना। और ये क्या है, ये सी ए यू का क्या है, सॉरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी ना ऊपर, उसको क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये वाला। बहरहाल इसको अब जरा क्लीन अप करते हैं ऑपरेशन। राइट, अच्छा जी। अब हम जैसे में ये जो अभी हमने सारा काम किया था ना, ये हमने ये कहा था कि अगर टी जो है वो ए के बराबर है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन में वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, और वही असल में लीनियरिटी होती है। लीनियर का मतलब यही होता है कि टी ऑफ यू प्लस वी बराबर टी यू प्लस टी वी, और टी सी यू बराबर सी टी यू, ये लीनियर है। ठीक है, अब ये आगे वही आ रहा है, अगले मतलब है डेफिनेशन पे आ रहा है। ये नंबर 8 पे जाना होगा हमें। ओके, ये आ गई जनाब डेफिनेशन। ओके, क्या है भाई डेफिनेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन टी इज लीनियर इफ ये सेटिस्फाइड हो जाए और ये सेटिस्फाइड हो जाए। और ये वही है जो हमने पिछले केस में बनाए थे, और हमने कहा था कि ये हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा अगर टी एक्स बराबर क्या हो, ए एक्स। यही इसने इस स्क्वायर में लिखा हुआ है, एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए। जो इसने नहीं लिखा वो ये है कि एवरी, इसने ये लिखा ना, एवरी मैट्रिक्स इज लीनियर। एक और रिजल्ट भी है, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा जनाब आप जरा एक और भी बात सुनिएगा गौर से। हमने तो ये डेफिनेशन ली है ना, किसकी डेफिनेशन ली है, लीनियर की, ठीक है। चले, बाज किताबें अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से डिफाइन कर रही होंगी, वो भी बिल्कुल सही कर रही हैं। एक और अगर आप एक्सट्रीम किताब ले लेना, वो कहेगी भाई सारी कहानी तो यहां से पता चल गई, वो सिर्फ इसको क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, राइट, ठीक है। लेकिन ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं। अगर आपने ये वाली डेफिनेशन सबसे ऊपर जो लिखी है इसको लीनियर माना, तो फिर जो दूसरी डेफिनेशन है वो इसका रिजल्ट बन जाएगी,
ठीक है। और अगर आप इसको मान रहे हैं कि साहब नहीं ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो ऊपर वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिजल्ट, यानी वो इससे क्या हो जाएगी, डेराइव हो जाएगी। अब ये फायदा ही क्यों है इतनी सारी चीजें देखने का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट कर लें, आपने ये प्रूफ कर लिया कि यहां से ये चीज रिजल्ट स्टैब्लिश हो गई। चले मेरे ख्याल पहले स्टैब्लिश ही कर लेते हैं, बहुत कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको स्टैब्लिश करने में, ठीक है। इसका प्रूफ जरा देखिए गौर से। पहले तो इसका जरा मतलब समझते हैं। 1 2 3 ये तीनों जीरो नजर आ रहे हैं ना, लेकिन तीनों जीरो डिफरेंट नेचर के जीरो हैं। बताएं कौन क्या है। जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट आ रहा है। मतलब वो सही कह रहे हो, एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है ना, कहने का मतलब है कि इसमें n जीरोस हैं, वेक्टर ऑफ n जीरोस। और ये जो दूसरा वाला है वेक्टर ऑफ m जीरोस, m। और ये वाला जीरो जस्ट जीरो, स्केलर। सही है, तो इधर समझना पड़ेगा कौन सा जीरो कहाँ है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब जरा देखें गौर से। आप मुझे बताएं, जीरो वेक्टर और जीरो स्केलर टाइम्स एनी वेक्टर एक ही चीज होंगे ना यार, ठीक है। कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अब ये जो चीज है ना, ये इसके हिसाब से किसके बराबर हो जाएगी, जीरो टी यू। ये जीरो स्केलर जीरो है। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक वेक्टर जीरो आ जाएगा। ये अलग बात है कि ये वाला जो वेक्टर जीरो है, इसकी एंट्रीज से डिफरेंट होंगी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ये है भाई कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो जीरो इन जीरो आउट। अगर मैं जीरो को गार्बेज कहूं, कहना नहीं चाहिए जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ट्रम आ जाएगी ना फिर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन यहाँ पे गार्बेज कहना ज्यादती होगी, जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो असल ये क्या बता रहा है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो जीरो की इमेज क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देख लिया, अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूं, टी ऑफ x1 x2 is equal to x1 plus x2 2 minus x2। देखें, इसको भूल जाएं आप, किसको भूल जाएं आप, ये मैंने क्या कर दिया यार। आप ट्रांसफॉर्मेशन तो एक रूल ही है ना यार, कितना भी उल्टा सीधा रूल बनाने, रूल तो आदमी पे डिपेंड करे। तो मैंने यहाँ पे रूल क्या बनाया है कि अगर x1 x2 इन होगा तो आउट क्या जाएगा, देख के बताओ ना। यानी पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x। अच्छा वो 1 सही लिखा हुआ था यार, वो 1 असल में यहाँ पे था, x1 प्लस x2 और नीचे क्या है 2 माइनस x। ठीक है, पहले तो बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कहां से कहां पर है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है, किस डोमेन से किस को डोमेन की तरफ है। अब आप मुझे बता दो कि इसमें t0 किसके बराबर है, इधर से देख के बताना और कहीं ना देखना जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। t0 किसके बराबर आएगा, मैंने पहले वार्निंग दी थी कहीं और नहीं देखना, सिर्फ यहां देखना है। आप बोले हो ना सही। अब ये वाला तो जीरो नहीं है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लिख दी है ये लीनियर नहीं है। और वो नजर भी आ गया अब आपको क्यों लीनियर नहीं है, इसलिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता तब भी ये मतलब है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे प्योर कांस्टेंट अगर आ गया ना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं होगी, लीनियर नहीं होगा। ये सबसे आसान चेक इसमें यही था ना कि t0 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, तो ये मैं समझ में आया ना। मतलब कहने का है कि बात चीजें जो है ना आपको देखकर समझ में आ जाती है कि लीनियर नहीं है आप, लेकिन उसको फिर दूसरे को समझाने के लिए आप पता क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि t0 इज नॉट 0 देयरफॉर इट इज नॉट लीनियर। ठीक है जी, तो ये प्रूफ हो गया ना पहला वाला। अब जरा दूसरा देखें, दूसरा और भी मजेदार है।
आप मुझे बताएं कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारे पास गाइडेंस तो यहाँ से मिलेगी ना, इसलिए हमारी डेफिनेशन तो ये है। तो जरा मुझे बताओ, ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं, बल्कि ऊपर की ये लाइन, इसको यूज करते हुए ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये अगला स्टेप क्या होगा? देखें, यू एंड वी में कोई खास बात नहीं है, ये कोई हमारे, हाँ, यू की जगह अगर आप सी यू लिख दें और वी की जगह डी भी लिख दें फिर भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, सी यू प्लस डी वी। अच्छा जी, अब आगे क्या करूं, अब कौन सा रूल लगाऊं? अब वो सेकंड रूल लगा दूं मैं। टी सी यू किसके बराबर है, सी टी, और दूसरा क्या है, डी टी वी। ठीक है, डी टी वी। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है। कहने का मतलब यार सिर्फ इतना सीधा साधा है, अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन जो हमारी डेफिनेशन है इस क्लास की, उससे ये रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं रिजल्ट को डेफिनेशन ले लूं तो वो मेरा वाला, सॉरी, रिजल्ट को अगर मैं डेफिनेशन ले लूं तो मेरी डेफिनेशन रिजल्ट बन जाएगी। तो अब जरा मुझे बताओ यहां से यहां कैसे जाओगे, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का काम है। हाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर टू देयर? ओ भाई कुछ भी नहीं करो यार, सी और डी को 1 ले लो यार, क्या हो गया है, ये मेरी थ्योरम है ना, सी और डी को 1 ले लो तो वो ऊपर वाला बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा, डी को 0 कर दो, बस खत्म। डी को 0 कर दो, ये क्या ये क्या, तो दूसरा बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा अगर मैं ये वाली डेफिनेशन लेके चलूं, सबको 0 कर दो यार, सी को भी 0 कर दो, डी को भी 0 कर दो, तो ये बन जाएगा। कहने का मतलब है कि क्या बताया मैंने, देयर आर 3 डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये वाली है, दूसरी ये है T00 भाई, असल में T00 को ना लिखने से आसानी हो जाती है ना, हालांकि T0 = 0 इससे निकल आएगा ना, सी और डी दोनों को 0 रख दूं मैं तो T0 बराबर क्या है, लेकिन फिर भी वो लिख देते हैं ना, ठीक है। तो ये जनाब अली, अब इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ट्रांसफॉर्मेशन को ये देखना है ना, पहले तो एक बात सुन ले गौर से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आसानी से समझ में आ जाएगी, हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो a टाइम्स x लिखी जा सके, x इज इनपुट, वो क्या होगी, लीनियर है। लेकिन जो नॉन लीनियर है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है, क्या ये वाली कंडीशन वायलेट हो रही है या कुछ और हो रही है। तो वो जो है ना, हम मेरा ख्याल है कि यहीं तक रखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है ना इसको लेकर आगे चलेंगे, ठीक है जी। ओके जी, थैंक